और राजकुमार रोत का, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, तो उनका वोट बैंक एक डिफरेंट है। और राजकुमार रोत उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी, विचार और अलग तरह का काम कर रहे हों। था एक विधायक ने कहा था कि पंडितों की सरकार है। जो गहलोत राज में 18 पेपर लीक हुए थे, सभी को एक को पेपर लीक माफिया नहीं बचना चाहिए। वो आरोप लेट लगाया डोटासरा जी ने 3 दिन, हालांकि हमने 3-4 दिन पहले वीडियो बना लिया था। टीकाराम जूली ने क्या कुछ लिखा है मैं आपको बताता हूँ। भाजपा राज मतलब माफियाओं का राज। किरोड़ी बाबा है वो शांत क्यों हैं इतने? सचिन पायलट ने कल उन पे बोला था या तो उनसे काम कराओ या फिर उनको फ्री करो। एक मामला और है बहुत महत्वपूर्ण है किरोड़ी जी के अलावा, वो नरेश मीणा का मामला है। मुझे लगता है कि नरेश मीणा बहुत अच्छे नेता हैं। जेलों में बंद करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप और मैं लड़ाई हो गई अपनी दोनों की, अगर अपन दोनों की लड़ाई हो गई, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, सरकार को किरोड़ी बाबा भी धन्यवाद कहेंगे। सुधा यादव हरियाणा से, एक नाम मुझे लगते हैं धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति पर, तो कई बार ऐसा भी दिया है, व्यक्ति निर्माण करते हैं और उसको आगे लेके आते हैं। ये अच्छी खासियत है उनमें। राम राम सा हताईविद भाई जी में आपका स्वागत है। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप बताओ। तबीयत बढ़िया? सब बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड। गर्मी होने लग गई थोड़ी थोड़ी यार, है ना? गर्मी तो होने लग गई सर बहुत ज़्यादा। एसी चलाने की आवश्यकता होगी आने वाले 2-4 दिन में। ऐसा वेदर एकदम से चेंज हो रहा है, लेकिन वेदर जब चेंज होता है ना तो कई बार समस्या ये हो जाती है कि चेंज वेदर में, और जब भी वेदर चेंज होता है तो बुखार होने का, गला ख़राब होने का संकट रहता है। तो आप सभी को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वेदर चेंज होगा तो आपको बुखार वगैरह का सबका ध्यान रखना चाहिए। सर चाय वाय नहीं पी रहे आजकल? चाय नहीं पी रहा यार, चाय अच्छी नहीं है। मैं हेल्दी टी पी रहा हूँ। अच्छा, ग्रीन टी। ओह ग्रीन टी। आज तो ग्रीन टी पी थी, हरी चाय। और बताओ आज क्या है, मुद्दे क्या क्या हैं? और सर आज तो है कि राजकुमार रोत सरकार के खिलाफ बोले, मोर्चा खोला उन्होंने सरकार के खिलाफ। देखिए राजकुमार रोत का मैंने वो स्टेटमेंट देखा था, राजकुमार रोत ने का जो कहा है, राजकुमार रोत ने साफ साफ कहा है कि ये मंगलसूत्र, ये जो आप ये जनेऊ वगैरह जो उतारे थे उस पर सरकार ने अच्छी कार्रवाई की। राजकुमार रोत ने कहा कि इनको क्यों हटाया, तो कॉन्ट्राडिक्शन राजकुमार रोत ने इसलिए कहा है कि वो सब मुझे लगता है कि उनके हिसाब से वो गलत है, बीजेपी के हिसाब से ही। बीजेपी का वोट बैंक जो है अलग तरह का है, और राजकुमार रोत का, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, तो उनका वोट बैंक एक डिफरेंट है। तो राजकुमार रोत ने कहा कि भाई क्यों हटाया इनको। तो आपको ध्यान नहीं होगा, लोकसभा चुनाव में भी एक स्टेटमेंट आया था मंगलसूत्र पर राजकुमार रोत का, फिर मोदी जी ने भी कहा था मंगलसूत्र को लेकर। तो राजकुमार रोत उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी, विचार और अलग तरह का काम कर रहे हों, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन बयान दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार की कार्रवाई ठीक है। अगर क्योंकि जनेऊ उतारना तो गलत ही है ना। जनेऊ उतारना, हालांकि उन्होंने सही कहा था, एक विधायक ने कहा था कि पंडितों की सरकार है, और शायद बूंदी के विधायक हैं वो, अच्छा, हरिमोहन शर्मा, उन्होंने कहा था कि भजनलाल जी पंडित है, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह, फिर उसके बाद कार्रवाई हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई सरकार की ठीक है। हालांकि राजकुमार रोत विपक्षी भूमिका है, तो इस तरह के आरोप लगा सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है, हम उस पर क्या टिप्पणी करें, हमें समझ नहीं आता। तो सर आप दोनों की बात बता सकते हैं, दोनों का ही है। तो सर आपको क्या लगता है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? बीजेपी का? हाँ, जैसे मदन राठौर को दोबारा बनाया गया है, तो अब कौन बनेगा? राष्ट्र का, देश का ना? हाँ। ये मदन राठौर तो राजस्थान के है। हाँ। तो श्रीनिवास करके एक महिला है जो महिला मोर्चा की बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में हिंदी भी सीखी थी, संभवतः वो बन सकती हैं। एक नाम मुझे लगता है कि जो सांसद हैं सुधा यादव हरियाणा से, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य भी है बीजेपी के अंदर, एक वो नाम हो सकता है, अच्छा नाम है। एक नाम मुझे लगते हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो संभवतः ज़्यादा संभावना धर्मेंद्र प्रधान की लग रही है मुझे, क्योंकि संघ से विद्यार्थी परिषद में भी रहे, संघ के भी करीबी रहे, उनकी वाइफ ने विद्यार्थी परिषद में काम किया, उनने भी खुद ने विद्यार्थी परिषद एबीपी में काम करके संघ के निकट संबंध हैं। और हालांकि सरोज यादव और जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इसी बैकग्राउंड से हैं, अच्छा, कहीं ना कहीं आरएसएस के बैकग्राउंड से, और सुधा यादव के हस्बैंड भी विद्यार्थी परिषद में रहे। तो लगभग संघ और बीजेपी का अध्यक्ष मुझे लग रहा है कि 15 मार्च तक या 20 मार्च के बीच में अध्यक्ष मिल जाएगा बीजेपी। 14 मार्च से 21 मार्च बता रहे हैं। हाँ, मैं जो अनुमान बता रहा हूँ 15 से 20 के बीच में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा।
चांसेस महिला का है, लेकिन मुझे महिला का कम लग के ये पुरुष का लग रहा है। एक नाम और है, हिडन नाम है, हालांकि कोई ले नहीं रहा, तो मैं 4 नाम संभवतः बताता हूँ। एक तो आपको धर्मेंद्र प्रधान बताया है मैंने, हाँ बताया। और एक और केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम भी रैंडमली आ सकता है अचानक से, जो प्रहलाद जोशी हैं। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और संगठन निष्ठ व्यक्ति हैं, राजस्थान के प्रभारी रहे, जब भी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और मोदी जी के बहुत ही करीबी लोगों में हैं, मोदी जी के बहुत फेथफुल लोगों में, और ईमानदार हैं सबसे बड़ी बात। और आरएसएस से भी उनका बहुत गहरा नाता रहा है, संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं वो, तो उनका भी एक नाम है। धर्मेंद्र प्रधान का आपको बताई दी, एबीपी में बैकग्राउंड रहा है, बहुत काम किया उन्होंने, अभी अमित शाह के बहुत करीबी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। सुधा यादव है, उनके हस्बैंड एबीपी में हैं, अभी शादी भी हुई थी उनके परिवार में एक, तो सारे बड़े लोग गए थे। और सुधा यादव भी बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है और राज्यसभा के भी सांसद हैं। और एक नाम मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीनिवास वेनी श्रीनिवास ऐसे कुछ नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा, विनीति, हाँ, जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका भी बैकग्राउंड आरएसएस से रहा है, तो उनका भी, उन्होंने हिंदी भी सीखी थी, मुझे ध्यान है बीच में, मुझे सोर्सेस ने बताया कि वो वैसे साउथ इंडियन है उस साइड की, है ना, तो साउथ साइड की, तो उन्होंने हिंदी सीखी थी संभवतः, इंग्लिश तो उनको आती है, अच्छी बोलती हैं, हिंदी सीखी थी, तो हो सकता है उनको भी बनाए। तो 4 नाम में से एक नाम में मुझे लगता है। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति पर, तो कई बार ऐसा भी दिया है, अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने का काम नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन करते हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ जाए, अंत्योदय की बात कही थी। ये राजनीति में अंत्योदय, अंतिम पायदान पर अंतिम जो पंक्ति में जो व्यक्ति नेता खड़ा है उसको प्रथम पंक्ति में लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चाहे आप निर्णय देख लीजिए मोहनलाल यादव का, चाहे भजनलाल जी का, चाहे इधर आप छत्तीसगढ़ का निर्णय मुख्यमंत्री का देख लीजिए, चाहे अभी दिल्ली का निर्णय देख लीजिए, तो ये 4, 5, 7 जो निर्णय हैं, वो चाहे गुजरात का निर्णय देख लीजिए, गुजरात के जो भूपेंद्र पटेल हैं वो भी अंतिम पंक्ति में थे। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को स्थापित करना, नए लीडर्स को डेवलप करने का काम, जो कहते हैं ना कि संगठन, भाजपा सबको साथ में लेके चलती है। नहीं, जो मोदी ने जो सीखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से व्यक्ति निर्माण, तो मोदी व्यक्ति निर्माण कर रहे हैं, उनका काम भी यही है जो संघ का काम है। हालांकि संघ का काम बहुत अलग है, संघ तो एक अलग तरह का संगठन है, लेकिन मोदी व्यक्ति निर्माण करते हैं और उसको आगे लेके आते हैं, ये अच्छी खासियत है उनमें। और सर किरोड़ी बाबा है, वो शांत क्यों हैं इतने? सचिन पायलट ने कल उन पे बोला था या तो उनसे काम कराओ या फिर उनको फ्री करो। देखिए उनके, पर उनका कोई जवाब नहीं आया उसके ऊपर। करोड़ी लाल जी के मुद्दे पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीट भर्ती जो एसआई भर्ती के लिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। 35 एसआई को हटा दिया, 25 या 35 को, तो उनके मुद्दों पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। केंद्र सरकार को उन्होंने सारी चीज़ें बताई, आला कमान को, बीजेपी को, तो वो मुझे लगता है संभवतः इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उन्होंने एक उनके डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट में कोई भ्रष्टाचार था, उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे, तो वो भी निरस्त हो गए। जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। हालांकि स्लो है, तो सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा तेज करना चाहिए। तो करोड़ी बाबा और खुश होंगे कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए कम से कम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो राजस्थान सरकार के लिए भी अच्छा है, एक मैसेज है, और सरकार को कहने का मौका भी रहेगा। फिर भी करोड़ी जी विरोध करते हैं तो सरकार के पास मौका रहेगा, लेकिन करोड़ी जी ऐसे हैं नहीं। अब मुझे लगता है कि एक मामला और है, बहुत महत्वपूर्ण है करोड़ी जी के अलावा, वो नरेश मीणा का मामला है। मुझे लगता है कि नरेश मीणा बहुत अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं और ग्राउंडेड लीडर हैं, और इतने सारे मुकदमे दर्ज कर गलत तरीके से फंसाया गया है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिलना चाहिए, और सारे जो क्लब के मुकदमे हैं ना, उससे ज़्यादा वो अमित ढाका जो आरएस है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ठंडे बस्ते में लगाना चाहिए मुझे लगता है। और नरेश मीणा एक अच्छे नेता हैं, तो उनको थोड़ा सा थप्पड़ के बदले राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तक नहीं मिली है। हालांकि उनके पिताजी मिले थे मुख्यमंत्री जी से, संस्था से बात हुई है, और 30 तारीख को मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला है। हमें भी उम्मीद है कि नरेश मीणा जननेता थे, जननेता हैं और जननेता रहेंगे। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ऐसे नेताओं को बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको बंद करना चाहिए। जेलों में बंद करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, किसी को रोकने से कोई रुकता नहीं है। ये जो लोकतंत्र है बहुत सुंदर खूबसूरती है। जब आपका कोई विरोध कर रहा हो तो उससे प्रेम से
जो वाक्य बोलते हैं संवाद संवाद बातचीत से जो समस्याओं का समाधान निकल सकता है वो किसी चीज से नहीं निकलता। किसी भी समस्या का अल्टीमेट समाधान बातचीत है। आप और मैं लड़ाई हो गई अपनी दोनों की, अगर अपन दोनों की लड़ाई हो गई, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली इस लड़ाई का समाधान एक ही है, हम जब बैठ के चाय पियेंगे, बात करेंगे, जब समाधान है। नहीं तो चलता रहेगा, युद्ध है, कभी आप मेरे को नुकसान पहुंचा दो, कभी मैं आपको पहुंचा दूँ। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। और मैं तो भजनलाल जी की अच्छी पहल मानता हूँ कि नरेश मीणा के परिवार से वो मिले और एक संवाद हुआ, एक कम्युनिकेशन हुआ, और कम्युनिकेशन का अल्टीमेट, अगर कम्युनिकेशन होता है तो इम्प्लीमेंटेशन भी होता है उसका। अगर बातचीत होगी तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन अगर डायलॉग ही नहीं होगा तो डायलॉग नहीं होगा तो फिर नुकसान होगा दोनों तरफ ही। और सर SI भर्ती, जैसे मतलब अपन इतने टाइम से मुद्दा उठा रहे हैं, SI भर्ती रद्द करो रद्द करो रद्द करो, किरोड़ी लाल मीणा भी वही बोल रहे हैं, सब मुद्दा उठा रहे हैं, भले हनुमान बेनीवाल ले लो, सब मुद्दा उठा रहे हैं, पर एक कब होगी रद्द? अपन डेली बात करते हैं, बात होती है, फिर किसी को निरस्त कर देते हैं वो लोग, मतलब अल्टीमेटम कुछ नहीं निकल रहा है चीज का, उस पे क्या है? उसका समाधान नहीं निकल रहा। देखिए ऐसा ही भर्ती निरस्त होनी चाहिए। कोर्ट ने भी साफ सरकार को कहा है, सरकार के पास बहुत ही अच्छा समय है। अब सरकार की हम भी वाहवाही करेंगे, सरकार को हम भी धन्यवाद कहेंगे, सरकार को करोड़ी वाहवाही धन्यवाद कहेंगे, वो सरकार के हिस्सा ही वो धन्यवाद क्या, उनको भी धन्यवाद मिलेगा, और सरकार को युवा भी धन्यवाद कहेंगे। मुझे लगता है कि इसका कोई बीच का, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया उसको बीच का सॉल्यूशन निकाल के, एज की जो लफड़ा है, एज की क्राइटेरिया बढ़ाकर कुछ भी ऐसा करके, तो ऐसा कुछ करके इसका समस्या का समाधान निकालना चाहिए और इस पूरी भर्ती परीक्षा को निरस्त करना चाहिए। मैं तो कहूँगा केवल ये भर्ती परीक्षा नहीं, जो गहलोत राज में 18 पेपर लीक हुए थे, सभी को, एक को पेपर लीक माफिया नहीं बचना चाहिए, चाहे JEE भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे कोई और भर्ती हो, RS भर्ती हो, रीट भर्ती हो, जो भी भर्ती में इस तरह के घोटाले हुए थे, कोई नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मोदी ने कहा था कि एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा। तो हमें उम्मीद है कि भजनलाल सरकार मोदी के कहने के अनुसार काम करेगी और एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा। साथ ही हमें उम्मीद है कि पेपर लीक माफिया भी नहीं बचेगा, और ये पेपर अगर लीक हुए हैं, सरकार के पास दस्तावेज आ जाते हैं, तो सरकार को रद्द करने चाहिए। बिल्कुल, हमारा तो ये है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम किसी के ना तो दोस्त हैं ना कोई दुश्मन है, हम तो जनता के साथ हैं, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाते हैं, जनता जो चाहती है वो उठाते हैं हम। और सर डोटासरा बोल रहे हैं कि जो अवैध माफिया हैं वो रील्स अपलोड कर रहे हैं अपनी बजरी को लेकर। हाँ, बजरी माफिया हैं, वो रील्स खुले हम अपलोड कर रहे हैं अपनी, और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक बोल रहे हैं, हमने भी खबर चलाई थी, मुस्लिम है जो जोधपुर का है, उसने पुष्पा नहीं झुकेगा ऐसा करके, हाँ, मतलब एक रील वायरल भयानक, वो आरोप लेट लगाया डोटासरा जी ने 3 दिन। हालांकि हमने 3-4 दिन पहले वीडियो बना लिया था, तो आपको ध्यान होगा, अपन ने तो खबर 4 दिन पहले, वो एक ट्विटर अकाउंट है 8 PM, उसने ट्वीट किया था वीडियो, माफिया है, शीटर है उस थाने का, और उसने इस तरह से वीडियो वायरल किया था, और वो मुस्लिम है, और उसने पहले उस पर हत्या पे भी एक आरोप लग चुका है, और बजरी के ट्रक आगे जा रहे हैं। सही है गलत है, सरकार एक अखबार में भी छपा था, पत्रिका के अंदर, कि रील्स वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तो सवाल तो कहीं खड़े होते हैं। और सवाल पर एक बार बताइए, सवाल तो टीकाराम जूली भी इसका समर्थन कर रहे हैं, डोटासरा जी। टीकाराम जूली का भी ट्वीट आया, मैंने अभी भी देखा, मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट अपन बात कर रहे हैं तो टीकाराम जूली का ये ट्वीट आया है। टीकाराम जूली ने क्या कुछ लिखा है मैं आपको बताता हूँ। भाजपा राज मतलब माफियाओं का राज, उन्होंने लिखा है। बूंदी अवैध खनन रोकने के गए वन कर्मियों पर कुल्हाड़ी व राड से हमला, वन कर्मियों पर राड से हमला कर दिया, उन्होंने बताया। राजस्थान में अवैध खनन की लूट के लिए कोर्ट कानून और नियमों की उड़ रही है धज्जियां। हाई कोर्ट कह रहा है पुलिस और खान विभाग की शय पर हो रहा है अवैध खनन। कोर्ट ने जांच CBI को सौंपी, तो अब CBI कह रही है कि राजस्थान पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। गृह मंत्री जी हो गए मौन, मतलब गृह मंत्री मतलब भजनलाल जी के लिए कह रहे मौन हो गए। और भाजपा राज में अवैध खनन और बजरी माफियाओं ने खुली लूट मचा रखी है, और सरकार चुप है। माफियाओं को लूट खसोट सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है, और अधिकारी पीट रहे हैं, माफियाओं का जंगल राज हो रहा है। इस तरह से तमाम विषय है। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।